हेलो फ्रेंड्स, KSR अकेडमी कॉमर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कवर करने वाला है कि सर जीएसटी के कौन कौन से रिटर्न्स होते हैं, किसको कौन सा रिटर्न फाइल करना है, उसकी ड्यू डेट क्या है, और अगर आप वो रिटर्न ड्यू डेट तक फाइल नहीं करते हैं तो क्या क्या पेनल्टी लगती है। ये सब कुछ आज हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं, यानी कि यह वीडियो जीएसटी रिटर्न का डिटेल एनालिसिस है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो सर आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन से रिटर्न किस किस को फाइल करना है। वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि मैं डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं। अगर आपको पहले से पता है कि रिटर्न कौन से हैं, हालांकि ये जो आने वाले नेक्स्ट में रिटर्न जो देंगे वो अगर आपको नहीं पता है तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्या कि आपको इसी चैनल पर डिटेल एनालिसिस के वीडियो आपको मिलने वाला है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कवर करते हैं जीएसटीआर पर। नॉर्मली एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, दैट मींस कि जिस किसी पर्सन ने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाया है वो गुड सेल्स करता है, तो गुड सेल्स की जो भी डिटेल्स होती है वो GSTR1 रिटर्न के अंदर होती है। जीएसटी और आर का मतलब होता है रिटर्न। रिटर्न एक फॉर्मेट होता है जिसके थ्रू हमको डिटेल प्रोवाइड करनी होती है। तो GSTR1 जो होता है ये आउटवर्ड सप्लाई के लिए होता है। ये लिखा हुआ ऑल आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस मेड in other words content to invoice debit credit note raised on sales transaction for the tax period. दैट मीन्स कि सर अगर आप किसी भी पार्टी को आउटवर्ड सप्लाई मतलब सेल्स कर रहे हैं तो सेल्स की डिटेल्स आपको आपके GSTR1 के अंदर देनी है। ये एक रेगुलर टैक्स पेयर की बात करते हैं। ऑल नॉर्मल टैक्स पेयर हुआ रजिस्टर अंडर जीएसटी इंक्लूडिंग कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है उनको भी GSTR1 फाइल करना होता है। Amendment to sales invoice made even pertain to previous tax period should be reported in GSTR1 written by all supply. That means कि अगर आपने प्रीवियस में जीएसटी रिटर्न फाइल करते हैं कि GSTR1 में अगर कोई भी मिस्टेक की है उसको अगर आपको चेंज करना है तो वो भी आपके नेक्स्ट GSTR1 के अंदर चेंज होता है। तो GSTR1 के अंदर B2B और B2C दोनों डिटेल्स होती है। यह रिटर्न दो तरीके से होता है सर। एक होता है आपका मंथली, यानी कि आप मंथली रिटर्न फाइल करोगे, और दूसरा क्वार्टरली, यानी कि आप क्वार्टरली रिटर्न फाइल करोगे। उसकी क्या ड्यू डेट है? अगर आप मंथली रिटर्न फाइल कर रहे हो तो मंथली बाय 11th ऑफ एवरी मंथ। दैट मींस किसके लिए? इफ द बिजनेस आइदर हैज एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर फॉर मोर देन 5 करोड़ और हैज ऑब्टेन्ड QRMP स्कीम। मतलब अगर किसी जीएसटी रजिस्टर्ड डीलर का टर्नओवर 5 करोड़ रुपीज से ऊपर है तो उनको कंपल्सरी मंथली रिटर्न फाइल करना है। लेकिन जिसका टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे है और उन्होंने QRMP स्कीम अप्लाई नहीं किया हुआ। QRMP स्कीम क्या होता है वीडियो मैंने बनाया हुआ है, आप जीएसटी की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको मिल जाएगा। तो जिसने QRMP स्कीम अप्लाई नहीं किया हुआ उनको GSTR1 मंथली फाइल करना है, और जिसने QRMP स्कीम फाइल किया, QRMP स्कीम किसका? जिसका टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे है, उन्होंने QRMP स्कीम अप्लाई किया हुआ है, अगर वो क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो उनकी जो ड्यू डेट है वो 11th ऑफ मंथ फॉलोइंग द एवरी क्वार्टर। जैसे हम बात करें अप्रैल मई जून, तो 13 जुलाई तक उनको ये रिटर्न फाइल करना है। वो IFF के थ्रू मंथली रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं। तो ये जो GSTR1 था, ये GSTR1 एक नॉर्मल टैक्स पेयर जो रेगुलर टैक्स पेयर होता है अपने आउटवर्ड सप्लाई के लिए GSTR1 फाइल करता है। अब हम बात करते हैं सर GSTR2A की बात। GSTR2A क्या? GSTR2A एक आपका इनवर्ड सप्लाई के लिए, मतलब सर आप जो कोई भी गुड्स सेल्स कर रहे हो उसको आपको परचेस करना पड़ेगा, और जिस पार्टी से आपने गुड्स परचेस किया हुआ वो अपने GSTR1 के अंदर डिटेल शो करता है, वो डिटेल्स आपके GSTR2A में दिखेगी। तो GSTR2A व्यू डायनेमिक जीएसटी रिटर्न रिलेवेंट फॉर द रिसिपिएंट ऑफ बायर ऑफ गुड्स एंड सर्विस। ये सिर्फ डायनेमिक है, सिर्फ आपको व्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसमें आपको कोई डिटेल फिल नहीं करनी है। It contains to details all inward supply of goods and service purchase made from registered suppliers during the tax period. अगर आप किसी रजिस्टर्ड पर्सन से गुड्स परचेज करते हैं, वो उनके GSTR1 के अंदर आपके डिटेल शो करते हैं, तो आपके यहाँ पे आपको GSTR2A में दिखता है। This is auto populated based on data filed by the corresponding supplier under GSTR1 return. Further data file invoice furnishing availability by QRMP tax also get auto file. मतलब सामने वाले पर्सन ने QRMP स्कीम ले रखा है तो IFF के थ्रू भी रिटर्न फाइल करता है। सर IFF क्या होता है इसका भी डिटेल वीडियो मैंने आपके प्रीवियस में बना दिया हुआ, क्योंकि मुझे मालूम था कि नेक्स्ट में ये वीडियो बनाऊंगा तो वहां पर आपको ये चीजें लगेगी, तो वो वीडियो भी आप आराम से देख सकते हैं। सर इट वाज फ्रीक्वेंटली क्लेम ITC फॉर एवरी टैक्स ईयर अगस्त 2020, मतलब अगस्त 2020 तक
ये आपका जीएसटीआर 2A था। अब इसको आपको किस में रिफर कर दिया, जीएसटीआर 2B में रिफर कर दिया। अब ये जीएसटीआर 2B क्या, ये भी हम देख लेते हैं। जीएसटीआर 2B इज अ पार्ट ऑफ जीएसटीआर 2A। जीएसटीआर 2A और जीएसटीआर 2B ये दोनों इनवर्ड सप्लाई के ही है रिटर्न। और इसके बीच में क्या डिफरेंसेस है, इसका भी मैंने वीडियो डिटेल में बनाया हुआ है कि 2A और 2B के बीच में क्या डिफरेंस है, वो भी आप देख सकते हो। जीएसटीआर 2B is again view only based static GST import for relevant buyer of goods and service available every month starting from August 20 से जीएसटीआर 2B आ गया था। अब जीएसटीआर 2B अभी नॉर्मली अगर आप जिस पर्सन से गुड्स परचेस कर रहे हैं वो उसके जीएसटीआर 1 के अंदर शो करता है और आपके यहाँ पर आपके जीएसटीआर 2B के अंदर दिखता है तो ही आप आईटीसी ले सकते हो। तो जीएसटीआर 2B जो है ये आपके आईटीसी का रिटर्न है और ये सिर्फ आपको देखना होता है, ये आपको आपके डेटा के हिसाब से रिकंसाइल करना होता है कि आपने जिस पार्टी से गुड्स परचेस किया हुआ है वो सामने वाली पार्टी ने उसके जीएसटीआर 1 के अंदर शो किया है या नहीं किया। अगर नहीं किया है तो सामने वाली पार्टी को इंटीमेट करे कि आप आपके जीएसटीआर 1 के अंदर शो करते हैं। जीएसटीआर 2B प्रोवाइड एक्शंस टू बी टेकन अगेंस्ट एवरी इनवॉइस रिपोर्टेड such to be reverse ineligible subject to reverse charge reference to unable GSTR 3B। That means कि GSTR 2B के अंदर अगर आपकी आईटीसी आई है नहीं आई, आपको रिवर्स करनी है नहीं करनी है, वो हम कहाँ करेंगे, GSTR 3B में हम देखेंगे। तो अब तक हमने कितने दिखे, जीएसटीआर 1 आउटवर्ड सप्लाई के लिए, जीएसटीआर 2A इनवर्ड, जीएसटीआर 2B भी इनवर्ड, जीएसटीआर 2B नया आया है अगस्त 20 के बाद में, तो आपको जो भी आईटीसी लेनी है जीएसटीआर 2B के अंदर दिखेगी तो आपको आईटीसी लेनी। अब हम बात करते हैं सर जीएसटीआर 3B की। जीएसटीआर 1 के अंदर आप सेल्स की डिटेल देते हैं जहां पर आपका आउटपुट टैक्स होता है। दैट मींस कि वो टैक्स जो आपने पार्टी से कलेक्ट किया हुआ है और गवर्नमेंट को पे करना है। जीएसटीआर 2B में आपने जिस पार्टी से गुड्स परचेस किया, जिनको आपने टैक्स पे किया है, उसकी डिटेल्स होती है जिसको हम बोलते हैं इनपुट। तो आपका आउटपुट आ गया, आपका इनपुट आ गया। अब इन दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस होता है उसका पेमेंट आपको करना होता है और वो पेमेंट हम जीएसटीआर 3B के अंदर करते हैं। दैट मींस कि जीएसटीआर 3B एक रेगुलर टैक्स पेयर का रिटर्न है जिसके अंदर हम पेमेंट करते हैं टैक्स का, जिसमें हम आउटवर्ड माइनस इनवर्ड सप्लाई जो भी आपका टैक्स होता है और जो आपका टैक्स पेबल होता है उसका पेमेंट जीएसटीआर 3B के अंदर कहा जाता है। तो जीएसटीआर 3B इज मंथली सेल्फ डिक्लेरेशन टू बी फाइल्ड furnishing summarized detail of outward supply made, input tax credit claim, tax liability asserted and tax paid। मतलब आउटवर्ड सप्लाई आती है, इनवर्ड सप्लाई आती है, टैक्स पेबल आता है और जो टैक्स पे करते हो उसकी डिटेल आप जीएसटीआर 3B के अंदर देते हैं। जीएसटीआर 3B टू बी फाइल ऑल नॉर्मल टैक्स पे रजिस्टर अंडर जीएसटी सेल्स एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट डिटेल मस्ट बी रिकंसाइल्ड विद जीएसटीआर A। मतलब जीएसटीआर 3B के अंदर जो आउटवर्ड सप्लाई आती है वो आपके जीएसटीआर 1 के हिसाब से आती है और जो इनपुट सप्लाई आती है वो आपके जीएसटीआर 2B के हिसाब से आती है। एवरी टैक्स पेयर बिफोर फाइलिंग जीएसटीआर 3B जीएसटी रिकंसिलिएशन क्रूशियल आइडेंटिफाई मिसमैच इन डेटा एंड नीड जीएसटी नोटिस टू फ्यूचर सस्पेंशन जीएसटी रजिस्ट्रेशन एज वेल। दैट मींस कि सर जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B या जीएसटीआर 2B और जीएसटीआर 3B में अगर आपके कोई भी डिफरेंसेस होते हैं तो जीएसटी डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जीएसटीआर 3B जीएसटीआर 1 के अंदर जो सेल्स है वो आपके जीएसटीआर 3B के अंदर होनी चाहिए और जीएसटीआर 2B के अंदर जो इनपुट है वो ही आप जीएसटीआर 3B के अंदर इनपुट लें। अब सर हम बात कर रहे हैं इसकी ड्यू डेट क्या हो सकती है। तो ये भी रिटर्न आप क्यूआरएमपी स्कीम के थ्रू फाइल कर सकते हैं। हमने देखा था जिसका टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे है। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है या फिर आपने क्यूआरएमपी स्कीम अप्लाई नहीं किया तो आपके लिए जो ड्यू डेट है वो 20 रुपीज एवरी मंथ, सॉरी 20 ऑफ एवरी मंथ। यानी कि अगर हम बात करते हैं मार्च की तो मार्च का जो रिटर्न होगा 20 अप्रैल होगा, अप्रैल की बात करेंगे तो 20 मई होगा। 20 मई तक आपको रिटर्न फाइल करना है। और अगर आपने क्वार्टरली स्कीम अप्लाई किया यानी कि क्यूआरएमपी स्कीम अप्लाई किया हुआ है तो आपको क्वार्टर के नेक्स्ट 22 डेज यानी कि अगर हम बात करते हैं अप्रैल मई जून तो 22 जुलाई तक आपको जीएसटीआर 3B फाइल करना है। अगर सर आप जीएसटीआर 3B फाइल लेट करते हैं तो क्या होगा सर, अगर आप जीएसटीआर 3B फाइल लेट करते हैं, अगर आपकी टैक्सेबल सप्लाई है यानी कि आपकी जीएसटी सेल्स है, इनपुट रेसिप्ट सब कुछ है तो 50 रुपीज पर डे के हिसाब से पेनल्टी रखती है। 25 से जीएसटी, 25 एज जीएसटी। और अगर आप नील रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो 20 रुपीज पर डे के हिसाब से आपको पेनल्टी लगेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सर जीएसटीआर 3B अगर आप लेट फाइल करते हैं तो पेनल्टी लगती है, साथ में आपका जो टैक्स पेबल होता है उसके ऊपर भी आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। जीएसटीआर 1 के अंदर भी पेनल्टी है, कितनी है ये ऑटोमेटिकली आपका पोर्टल ले लेता है।
तो ये जो बात कर रहे थे ये एक नॉर्मल टैक्स पेयर की बात कर रहे थे, जो एक रेगुलर टैक्स पेयर है, टैक्स परचेज सेल्स इनवॉइस में टैक्स शो करता है, पार्टी से कलेक्ट करता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल करता है और जीएसटी की रिटर्न फाइल करता है, उसकी हम बात कर रहे थे। अब हम बात करते हैं आगे CMP 08 फॉर्म की। CMP 08 फॉर्म क्या है सर? नॉर्मली हमने देखा था कि एक डीलर होता है रेगुलर डीलर और दूसरा होता है कंपोजिशन डीलर, यानी कि जिसने कंपोजिशन स्कीम अप्लाई की हुई है। कंपोजिशन स्कीम कौन अप्लाई कर सकता है? जिसका टर्नओवर 1.5 करोड़ से नीचे है, जिसका टर्नओवर 1.5 करोड़ से नीचे है, वो एक कंपोजिशन स्कीम अप्लाई कर सकता है। कंपोजिशन स्कीम्स के बारे में डिटेल्स में मैं वीडियो लेके आने वाला हूं इस चैनल के ऊपर एक। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जो कंपोजिशन पर्संस होते हैं ना, वो क्या करते हैं? सेल्स करते हैं। जो भी सेल्स करते हैं उनको उसका 1% टैक्स पे करना होता है अपनी जेब से, यानी कि वो पार्टी से टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते। तो कंपोजिशन पर्संस को क्वार्टरली पेमेंट करना होता है। जो भी उनका सेल्स होगा, फॉर एग्जांपल उनका सेल्स अगर 2 लाख रुपीस का सेल्स है तो उनको 1% के हिसाब से टैक्स पे करना है क्वार्टरली। तो जो क्वार्टरली टैक्स पे करना होता है वो CMP 08 फॉर्म के अंदर करते हैं। तो CMP 08 यूज्ड टू डिक्लेयर द डिटेल्स or summary of self-assessed tax with payable for a given quarter by taxpayer who are registered as a composition taxable person or taxpayer who have obtained a composition levy. That means किस तरह अगर आपने कंपोजिशन स्कीम्स अप्लाई किया हुआ है, आपका उस क्वार्टर में जितना भी सेल्स है एक कंसोलिडेटेड वैल्यू आएगी, उस वैल्यू के ऊपर 1% के हिसाब से आपको टैक्स पे करना है। ये सेल्फ असेसमेंट टैक्स है, ये आपको आपके हिसाब से दिखाना है। तो CMP 08 कंपोजिशन पर्सन के टैक्स पेमेंट का फॉर्म है। क्लियर है? अगर ये लेट फाइल करते हो, ये अगर लेट फाइल करते हो तो उसके लिए आपको 200 रुपीज पर डे की पेनल्टी लगती है। कितनी लगती है सर? 200 रुपीज पर डे की पेनल्टी लगती है। उसकी ड्यू डेट मे बी 13 ऑफ नेक्स्ट क्वार्टर की मे बी होती है। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं GSTR 4। GSTR 4 की हम बात करते हैं। ये जो रिटर्न्स है, ये रिटर्न्स भी कंपोजिशन पर्संस के लिए होता है जिसने CMP 08 फॉर्म के अंदर क्वार्टरली टैक्स पे किया। अब सर उन्होंने 4 क्वार्टर में जो भी टैक्स पे किया होगा, 4 क्वार्टर में जो भी टैक्स पे किया होगा उसका एक एनुअल रिटर्न कंपोजिशन पर्संस को फाइल करना होता है जिसका नाम है GSTR 4। ओके, तो GSTR is annual return that was to be filed by composition taxable person under GST by 30 April of the year following the relevant financial year. That means कि सर अगर हमारा 21-22 फिनिश हो गया तो फॉर एग्जांपल इसका 30 अप्रैल तक आपको रिटर्न फाइल करना है। इसकी ड्यू डेट एक्सटेंड होती रहती है, लेकिन नॉर्मली जो ड्यू डेट होती है ये 30 अप्रैल तक होती है। The composition scheme system is taxpayer dealing in goods and having turnover rupees 1.5 crore can opt into a tax fixed rate of turnover declared. Further, the service provided can avail similar schemes if GST notifies 2001 dated 7 March 2019 turnover is up to 50 lakh. दैट मीन्स कि सर कंपोजिशन स्कीम 2% देखते हैं। एक जो गुड्स की सप्लाई करता है उसके लिए जो लिमिट है 1.5 करोड़ है, और जो सर्विस की सप्लाई करता है उसके लिए भी 50 लाख रुपीज की सप्लाई है। नोटिफिकेशन 2019 7 मार्च 2019 से एप्लीकेबल है GST सर्विस के लिए जो कंपोजिशन स्कीम्स ले लगते हैं, लेकिन उसका टर्नओवर कितना होना चाहिए सर? 50 लाख रुपीज। और लेट फीस 50 डेज और 20 पर डे के हिसाब से मैक्सिमम ऑफ रुपीज 5,000। 50 रुपीज पर डे अगर आपका टैक्सेबल GSTR है, मतलब टैक्स सप्लाई है, या फिर नील रिटर्न अगर आप फाइल कर रहे हैं तो 20 रुपीज पर डे के हिसाब से। तो ये CMP 08 और GSTR 4 ये एक कंपोजिशन पर्संस के लिए होते हैं। तो अभी हमने क्या देखा सर? हमने एक रेगुलर के लिए देखा, रेगुलर के रिटर्न थे GSTR 1, GSTR 2A 2B, जिसको हमें GSTR 2B को मानना है, GSTR 2B के हिसाब से इनपुट टैक्स क्रेडिट लेनी है, और GSTR 3B में उसका आपको टैक्स पे करना है। इसके बाद हमने बात की कंपोजिशन स्कीम्स के लिए, तो कंपोजिशन जो भी सप्लाई करता है उसका पेमेंट आपको CMP 08 फॉर्म के अंदर देना है, और उसका रिटर्न आपको एनुअली GSTR 4 फाइल करना है। उसकी पूरी डिटेल इनवर्ड सप्लाई की, आउटवर्ड सप्लाई की जो भी डिटेल्स है वो आपको GSTR 4 के अंदर एनुअली प्रोवाइड करनी है। अब हम बात करते हैं GSTR 5। GSTR 5 जो रिटर्न है वो नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन के लिए है, यानी कि फॉरेनर अगर अपने इंडिया के अंदर बिजनेस करते हैं तो उनको ये रिटर्न फाइल करना है। तो GSTR 5 द रिटर्न फाइल बाय नॉन रेजिडेंट फॉरेन टैक्सपेयर हु आर रजिस्टर्ड अंडर GST carry business transaction in India. The return contains detail of outward supply, inward supply receipt, credit debit note, tax liability and tax paid.
GSTR 5 returns to be filed monthly 20 of each month GST and taxpayer registered in India। उनको क्या करना है 20 of each month यानी कि नेक्स्ट 20 अप्रैल का 20 मई तक। अगर आप लेट फाइल करते हैं तो 50 रुपीज पर डे अगर आपकी सप्लाई है तो, और 20 रुपीज पर डे अगर आप नील रिटर्न फाइल कर रहे हो तो ये है नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन के लिए जो भी यहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं सर GSTR 5A। GSTR 5A किसके लिए है? जो ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस रिट्राइवल सर्विस OIDR सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उनके लिए सर ये रिटर्न। अब ये OIDR क्या होता है? ये एक CA फाइनल का चैप्टर है जिसके अंदर मैं आपको डिटेल में डिस्कस के लिए वीडियो एक लेने वाला, डिटेल एनालिसिस OIDR के रूप में GSTR 5 के लिए, वो आप देख लीजिएगा। द ड्यू डेट ऑफ फाइल GSTR 5 20 ऑफ एवरी मंथ, मतलब उसकी क्या ड्यू डेट होगी सर? 20 ऑफ एवरी मंथ, नेक्स्ट मंथ की 20 डेज को आपको फाइल करना है। अब हम बात करते हैं सर GSTR 6। GSTR 6 किसके लिए होता है सर? ये होता है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, जहां पर ब्रांचेज होती है, जिस कंपनी की ब्रांचेज होती है और वो अपने इनपुट को अलग अलग ब्रांचेस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उनके लिए GSTR 6 होता है। तो GSTR 6 है मंथली रिटर्न टू बी फाइल्ड बाय इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, ये मंथली रिटर्न होता है। It will contain details input tax credit receive और distribute by ISD, मतलब उन्होंने कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट रिसीव किया और कितना उन्होंने इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर ने डिस्ट्रीब्यूट किया। It will further contain details of all document issued by distribution input tax credit manner of distribution। मतलब क्या है सर? मतलब कि वो जब ITC डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो एक डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, उस डॉक्यूमेंट को भी हमें बताना होता है। ये कब फाइल करना होता है सर? एवरी मंथ 13 ऑफ एवरी मंथ। जैसे GSTR 1 फाइल करना होता है उसी तरह से आपको एवरी मंथ 13 नेक्स्ट मंथ की जो 13 डेट्स होती है वहां तक फाइल करना है। अगर आप लेट फाइल करता है तो 50 रुपीज, अगर सप्लाई है यानी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो 50, अगर नहीं कर रहे हो तो 20 पर डे के हिसाब से आपको फाइल करना है। ओके, चलो नेक्स्ट है GSTR 7। GSTR 7 जो है वो उनके लिए है जो TDS डिडक्ट करते हैं सेक्शन 51 के थ्रू, यानी कि GST 7 is normally written to be filed monthly return to file person required to deduct TDS tax deduction source under GST। GST के अंदर जो TDS डिडक्ट करते हैं उनके लिए GSTR 7 होता है। ये नॉर्मली एक गवर्नमेंट सप्लायर्स के लिए होता है, जो गवर्नमेंट को सप्लाई करते हैं, गवर्नमेंट उसका पेमेंट करती है तो कुछ पार्ट में TDS डिडक्ट कर लेती है, उनको ये GSTR 7 फाइल करना होता है। तो GSTR 7 की जो ड्यू डेट है वो 10th ऑफ एवरी मंथ, यानी कि नेक्स्ट 10 तक, हर महीने की नेक्स्ट 10 तक आपको GSTR 7 फाइल करना है जो TDS डिडक्ट करता है। द लेट फी चार्जेबल टू GSTR 7 TDS फाइलिंग अंडर GST shall be maximum 2000 लेट फी पर ईयर चार्जेस रिड्यूस टू 2200 पर डे और डेले फॉर रिटर्न। मतलब मैक्सिमम आपको 2000 रुपीज की और मिनिमम पर डे 50 रुपीज पर डे के हिसाब से, पहले 200 रुपीज थी अब इसको रिड्यूस करके 50 रुपीज पर डे कर दिया गया है। दैट मीन्स कि सर आपको 10th तक रिटर्न फाइल करना था, अगर आपने फाइल नहीं किया तो 50 रुपीज पर डे के हिसाब से आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी ड्यू डेट के बाद, जितने दिन तक आप करते हो तब तक। अब हम बात करते हैं सर GSTR 8 की। GSTR 8 उनके लिए होता है जो ई कॉमर्स ऑपरेटर। ई कॉमर्स ऑपरेटर का मतलब जैसे स्विगी, ओला, उबर, ये क्या करते हैं सर? ई कॉमर्स की तरह यानी कि वेबसाइट के थ्रू अपना बिजनेस करते हैं, लोगों तक अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो GSTR इज अ मंथली रिटर्न टू बी फाइल्ड ई कॉमर्स ऑपरेटर डिजाइन अंडर GST हु आर रिक्वायर्ड TCS, यानी कि वो TCS कलेक्ट करते हैं, उनके लिए रिटर्न होता है। All supplies made through e-commerce platform, the TCS collected on the same GSTR 8 return file on monthly basis 10th of every month। GSTR 8 जो ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए होता है, जो TCS कलेक्ट करते हैं, उनके लिए भी ये मंथली रिटर्न है और नेक्स्ट 10 को आपको GSTR 8 फाइल करना है। अगर आप फाइल नहीं करते हैं तो 200 रुपीज पर डे के हिसाब से आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, यानी कि ये ड्यू डेट तक सभी रिटर्न आपको फाइल करना है। अब सर हम बात करते हैं GSTR 9। ये आप सभी जानते हैं लेकिन थोड़ा सा डिटेल में कवर कर लेते हैं। GSTR 9 क्या है सर? एनुअल टैक्स रिटर्न। अब ये एनुअल रिटर्न किसके लिए है सर? ये एनुअल रिटर्न रेगुलर टैक्स पेयर के लिए है, जिसका हमने GSTR 1 की बात की थी, 3B की बात की थी और 2B की बात की थी। ये जिसकी भी हमने बात की थी उनके लिए सर एनुअल GSTR 9। दैट मींस कि जिसने भी मंथली रिटर्न फाइल किया तो 12 मंथ के 12 रिटर्न फाइल किए होंगे, जिसने क्वार्टरली किया है उसने 4 रिटर्न फाइल किए होंगे, तो उन चारों रिटर्न्स का या 12 रिटर्न्स का कंसोलिडेटेड एक फिगर आपको GSTR 9 के अंदर देना। तो GSTR 9 is the annual return to be filed by taxpayer registered under GST. It is due
बाय 31 दिसंबर ऑफ द एवरी ईयर, मतलब किसी किसी टाइम के लिए से 31 दिसंबर, उसकी डिटेल अलग अलग हो सकती है। द फॉलोइंग रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर्स फॉर द जीएसटी लॉ, अभी की जो डेट थी वो 31 दिसंबर 2022 थी। इट कंटेन्स द डिटेल ऑफ ऑल आउटवर्ड सप्लाई, inward supply received during the relevant financial year under different taxes, CGST, SGST, ISC, summary value of supply report under the HSN code along with detail of tax payable or tax paid। मतलब सर जो भी आपने जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3, जीएसटीआर 2B की जितनी भी डिटेल्स है जिसका समराइज डिटेल आपको जीएसटीआर 9 के अंदर फाइल करना है। दैट मींस कि ये एक एनुअल रिटर्न है, आपको पूरा कंसोलिडेटेड डिटेल फाइल करना है। इट इज कंसीडरेशन ऑल द मंथली और क्वार्टरली रिटर्न जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2 और 3B फाइल द फाइनेंशियल ईयर जीएसटीआर रिक्वायर्ड टू बी फाइल ऑल टैक्स पर रजिस्टर अंडर जीएसटी। अब से बात करते हैं जीएसटीआर 9 फाइल किसको करना है। जीएसटीआर 9 उसको फाइल करना है जिसका टर्नओवर 2 करोड़ रुपीस से ज्यादा है। 2 करोड़ रुपीस से नीचे है उनको फाइल करने की नीड नहीं है, ऑप्शनल है। यानी कि अगर आप फाइल करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, अगर नहीं करना चाहते हो तो नहीं करना है, ये आपकी कॉल है। लेकिन 2 करोड़ रुपीस से ऊपर जिसका भी टर्नओवर है उनको जीएसटीआर 9 फाइल करना है। और जीएसटीआर 9 अगर आप लेट फाइल करते हो तो 200 रुपीज पर डे के हिसाब से आपको पेनल्टी पे करनी है। ओके, अब हम बात करते हैं आगे जीएसटीआर 9C। जीएसटीआर 9C एक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जिसका टैक्स जीएसटी ऑडिट होता है, जिसका टर्नओवर 5 करोड़ रुपीस से ऊपर होता है। 2 करोड़ रुपीस से ऊपर जीएसटीआर 9 एप्लीकेबल है और 5 करोड़ से ऊपर जीएसटीआर 9C एप्लीकेबल है, जिसका जीएसटी ऑडिट होता है। उनको पूरी डिटेल्स, उनकी बैलेंस शीट, जीएसटी ऑडिट, ये सब कुछ 9C के अंदर बताना होता है। तो 9C एक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होता है। ये भी जीएसटीआर 9 की तरह ही फाइल होता है, उसकी सेम ड्यू डेट होती है, उसके भी जो लेट फीस है वो जीएसटीआर 9 के हिसाब से ही होती है। अब हम बात करते हैं, लास्ट रिटर्न है हमारा जीएसटीआर 10। जीएसटीआर 10 उन पर्संस के लिए होता है जो पर्संस जीएसटी कैंसिल करता है या फिर सरेंडर करता है। दोनों ऑप्शंस, GST registration has been cancelled or surrendered. The return also called a final return has to be filed within 3 months from the date of cancellation. Cancellation order whichever is earlier. समझते हैं सर जीएसटीआर 10 किसके लिए? जीएसटीआर 10 उनके लिए होता है जिन्होंने जीएसटी कैंसिल किया हुआ, पहले जीएसटी में रजिस्टर्ड थे, अब वो चाहते हैं कि सर मेरा बिजनेस नहीं हो रहा, मैं बिजनेस लॉस में चल रहा है, मैं बिजनेस को बंद कर रहा हूं, तो आप जीएसटी को सरेंडर करना पड़ता है। अगर आपने जीएसटी को सरेंडर नहीं किया और आप रिटर्न फाइल नहीं कर रहे तो आपको लेट फीस लगती रहेगी सर, इसलिए आपको जीएसटी को सरेंडर करना है। जब आप जीएसटी सरेंडर करते हो, सरेंडर करने के 3 मंथ बाद, यानी कि जरा सरेंडर कर दिया और आपको वहां से कैंसिलेशन ऑर्डर आ गया जीएसटी डिपार्टमेंट के, वहां से लेके 3 महीने के अंदर अंदर आपको जीएसटीआर 10 फाइल करना है। तो जीएसटीआर 10 के अंदर क्या होता है सर, आपके पास में जो भी स्टॉक पड़ा हुआ होता है उसका आपको आईटीसी रिवर्स करना होता है। दैट मीन्स कि आपने जो भी स्टॉक आपने परचेस किया था उस पर आपने आईटीसी ले ली थी, जब आपने सेल्स किया तब आईटीसी ले ली थी, लेकिन वो गुड्स अब आपका सेल नहीं हुआ है और आप बिजनेस को क्लोज कर रहे हैं, तो जिसके ऊपर आपने आईटीसी ले ली थी ना, वो आईटीसी अब आपको रिवर्स करनी होगी। तो रिवर्स करने के लिए जीएसटीआर 10 फाइल किया जाता है। अगर आपकी आईटीसी नहीं है, यानी कि आपका सेल्स नहीं है, मतलब स्टॉक नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी आपको जीएसटीआर 10 फाइल करना है, चाहे आप नील फाइल करें या कैसे भी फाइल करें, लेकिन जीएसटीआर 10 आपको ऑर्डर आने के 3 मंथ के बाद तक आपको फाइल करना। अगर आप फाइल नहीं करते हो तो गवर्नमेंट आपको 15 दिन का नोटिस भेजती है। 15 दिन के नोटिस के अंदर भी अगर आप फाइल नहीं करते तो फिर गवर्नमेंट अपने ऑर्डर निकालेगी, जो भी लेट फीस हो, जो भी पेनल्टी वो अपने हिसाब से डिसाइड करेगी, वो आपको पे करनी पड़ेगी। तो अगर आप जीएसटी कैंसिल कर रहे हैं तो आपको जीएसटीआर 10 कंपल्सरी फाइल करना है। कंपोजिशन टैक्स पेयर के लिए जीएसटीआर 10 फाइल करने की नीड नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ रेगुलर टैक्स पेयर के लिए फाइल करने की जरूरत है, जिसने आईटीसी लिया हुआ, जिस प्रोडक्ट के ऊपर उन्होंने आईटीसी लिया हुआ है, उनको जीएसटीआर 10 फाइल करने की जरूरत है। तो कंपोजिशन पर्सन जीएसटीआर के आईटीसी नहीं लेता है तो उनको फाइल करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो सर ये थे जीएसटी के रिटर्न्स। आई होप कि आपको बहुत डिटेल्स में समझ में आ गया होगा कि जीएसटी के रिटर्न कौन कौन से हैं, किसके लिए कौन से रिटर्न है, उसकी ड्यू डेट क्या है और उसकी लेट फीस क्या है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर हमारे वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं, हम कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाए। आप जो भी टॉपिक हमें सजेस्ट करेंगे उसके ऊपर हम प्रॉपर तरीके से रिसर्च करेंगे और आपको वो वीडियो हम प्रोवाइड करेंगे। अगर आप यूट्यूब के ऊपर देखेंगे तो सभी वीडियो बहुत पुराने वीडियोज है, क्योंकि जीएसटी में हमेशा अमेंडमेंट होता रहता है, तो मैं न्यू वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा ताकि एक लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको इस चैनल पर मिलने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए,
और पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव थिंक रखिए, पॉजिटिव सोचिए, अपने मुंह से जो कुछ भी बोलिए वो पॉजिटिव बोलिए, पॉजिटिव का असर आपकी बॉडी के ऊपर पूरा पड़ता है। तो आज के लिए बस इतना ही, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच।